तो आप सभी का स्वागत है सफल टॉपर तक में। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 2 वीडियो आपको दे दिया था। कितना वीडियो? 2 वीडियो। एक वीडियो में हमने इसका एक्सप्लेनेशन समझा था। उसके बाद फर्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो में हमने आपको इसका ऑब्जेक्टिव करवाया था। ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करवा दिया। अब बात आ गया क्या इसका सब्जेक्टिव का। अब जैसे ही सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, आपका यहाँ तक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक जैसे ही क्लियर हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? टेंशन फ्री। ये चैप्टर से आपका पूरा नाता खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? पूरा पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था आपका? क्रम विभाजन और जाति पर्दा। ठीक है ना? इसके लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या नाम था इनके लेखक का नाम? भीमराव अंबेडकर। ठीक है? और जिनका जन्म महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है? तो चलते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन पे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का नाम था आपका कि पहला क्वेश्चन देखिए, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? कहते हैं लेखक किस विडंबना की बात करते हैं। ठीक है ना? और इस विडंबना का स्वरूप कैसा है, इसके बारे में बोले बताने के लिए। विडंबना का स्वरूप कैसा है? कहते हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा क्रम विभाजन के साथ साथ क्रमिक विभाजन का भी रूप ले रहा है, जो क्या है? अस्वाभाविक है। अब जब कहानी मैं आपको पढ़ाया था, तो कहानी में आपको शायद ही याद होगा, जरूर 100% कि मैंने ये पंक्ति के शुरू के 3 लाइन या 2 लाइन इसका क्या है? आंसर है। वहां से आप इसको आंसर को उठा के रख दिया गया है, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। शुरू का 2-3 लाइन आप याद कर सकते हैं कि लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में विजातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। ठीक है ना? जो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, जो क्या है? अस्वाभाविक है। ठीक है ना? इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और सेकंड क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि जातिवाद उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। ठीक है ना? जातिवाद उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। कहते हैं कि जातिवाद उसके पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जाति प्रथा विभाजन का भी एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। मतलब जातिवाद देखिए, ये है स्वतंत्र आदमी है, ये लोग हैं स्वतंत्र लोग, और ये हैं जातिवाद के पोषक, जो कि क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं। जो उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और ये कहते हैं कि ये विभाजन जो है सही विभाजन किया गया है। ये विभाजन क्या है? सही विभाजन किया गया है। और ये लोग कहते हैं जो स्वतंत्र है, कहते हैं नहीं, ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है। और इसके पक्ष में वो तर्क देते हैं, ये जो लिखा गया है ये सही लिखा गया है, जो कि सही लिखा गया नहीं है। और इसी के बारे में जातिवाद के पोषक कहते हैं कि ये जो लिखा गया है जातिवाद उसके पक्ष में तर्क देते हैं। कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए क्या मानता है? आवश्यक मानता है। जाति प्रथा विभाजन का ही क्या है? दूसरा रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना भाई? ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। लेखक इस पे आपत्ति जताते हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर आधुनिक मॉडर्न जमाने तक ये सब चीज चलते आ रहा है। ठीक है ना? और जब से हम लोग आजाद हुए हैं, उस समय से और अभी तक में हमको ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। अभी दोनों में सेम सेम है। मतलब थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है, फिर भी अभी के समय में पहले से ज्यादा हमको आजादी दी गई है कि अपने मन से कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है ना? तो यही क्वेश्चन कहते हैं कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की क्या आपत्ति है, क्या दुखी प्रकट करते हैं लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। कहते हैं कि जाति प्रथा क्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जाति प्रथा जो है किसका रूप ले लिया है? क्रम विभाजन का। और किसी भी सभ्य समाज में क्रम विभाजन व्यवस्था क्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। तो मतलब कहने का मतलब है, ये कहते हैं ये जो अलग अलग भागों में आप जो बांट दिए हैं, अपने मन से कोई व्यक्ति काम नहीं कर सकता है, आपको उसके जाति के अनुसार ही काम करना पड़ेगा। तो जातिवाद में जो पक्ष दिया गया था उस पर आपत्ति इन्होंने दिखाया है, और कहते हैं कि इस युग में जाति प्रथा जो है विभाजन का रूप ले लिया है, और सभ्य समाज ये समाज जो हमारा श्रम विभाजन व्यवस्था पर विभिन्न पहलुओं पर अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती है। ये उनके मन पे डिपेंड नहीं करता है कि हम कौन सा काम करें, क्या करें, कैसे करें, लेकिन उनसे काम करवाया जाता है। ये लोग से काम इनसे करवाया जाता है जबरदस्ती, और वो काम करने में मन ना भी लगे, फिर भी वही काम उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा विभाजन हमारे समाज में कर दिया गया है प्राचीन समय में। और ये इसको चेंज होने में थोड़ा लंबा समय वक्त लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, जाति प्रथा समाज में श्रमिक विभाजन में स्वाभाविक रूप से क्यों क्यों नहीं की जा सकती है। मतलब कहते हैं कि ये जो है जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इसका विभाजन जो है स्वाभाविक क्यों नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर धर्म विभाजन और स्वाभाविक है, क्योंकि
जातिगत श्रम विभाजन के श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। और व्यवस्था रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। ये क्या करता है? ये जो श्रम विभाजन है और जाति प्रथा है, अगर यही कार्यकुशलता मतलब कोई व्यक्ति अगर सक्षम है कोई अच्छा काम करने में, अगर वो है किसी अदर जाति से, तो वह उस जाति से है लेकिन वह काम नहीं कर सकता है। वो जिस जाति से है वही काम कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के ले ले, अगर कोई ठाकुर है, वो बाल दाढ़ी बनाने वाला काम करता है, लेकिन वो एक पढ़ लिख के अच्छा शिक्षक बन गया। शिक्षक अगर बन गया तो उनको यहाँ जातिवाद के जो पोषक हैं वो कहेंगे कि आप शिक्षक वाला काम नहीं कर सकते हैं। आप केवल और केवल ठाकुर है तो आप बाल दाढ़ी भी बना सकते हैं, जो कि इस व्यक्ति को काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम ठाकुर हैं बाल दाढ़ी बनाएंगे, और उनको पढ़ाने का मन है। लेकिन ऐसा हमारे समाज में नहीं बताया गया है, जो कि क्या है, यही गलत स्थिति है। और यही स्थिति के कारण आज जो सबसे अधिक गरीबी पाया जाता है, वही बेरोजगारी के कारण। और वो बेरोजगारी बढ़ते रहेगा जब तक कि आदमी को स्वतंत्र नहीं किया जाएगा। और जब तक आदमी स्वतंत्र नहीं होगा तब तक हम लोग की स्थिति इसी तरह से खराब होते चली जाएगी। ठीक है ना? इसलिए आप लोग इस पे गौर दीजिएगा और अपनी इच्छा अनुसार काम करने की कोशिश करिएगा। जब अपनी इच्छा अनुसार काम करिएगा तो आप कोई भी काम को अच्छे से कर पाइएगा। अगर उसमें इंटरेस्ट ना हो तो उस काम को मत कीजिएगा, ठीक है ना? नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए 5 नंबर में दिया है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है कैसे? ये वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई। और सबसे बेहतरीन सवाल में से एक है। तो ये सवाल आपके एग्जाम में आज नहीं कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन को बार बार अच्छे से देखिएगा। कहते हैं जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रमिक विभाजन का आधार जाति है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों को कार्य करने में ना दिल लगे और ना ही दिमाग लगे, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे कर सकता है? यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। समझ में आया होगा ना ये क्वेश्चन? आप चाहो तो इसको नोट भी बना सकते हो, नोट्स बनाइएगा तो और भी बेहतरीन लगेगा। साथ ही साथ नोट बनाते जाइए, ठीक है ना? ताकि आपको मजा आ जाए पढ़ने में, ठीक है? चलते हैं आगे। देखिए आगे जब आइएगा तो आपका आ जाता है 6 नंबर प्रश्न तो छूट गया है। 7 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना? देखिए 7 नंबर जो प्रश्न है यहाँ से देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न। 7वां प्रश्न कहता है लेखक ने पाठ में किन किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बताया है, दिखाया है? देखिए कहते हैं लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कहते हैं जो इस प्रकार है: अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज, वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप। ये सब क्या है? हानिकारक है। इसको आप याद कर लीजिए, ये भी आपके प्रश्न का वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद करते जाना है, ठीक है ना? ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद करिएगा। और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से कम एक प्रश्न ये आपके एग्जाम में यहाँ से कम 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखिएगा 3 नंबर का ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और 8 नंबर प्रश्न है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन वस्तुओं को आवश्यक माना है? मतलब कहते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। कहते हैं कि अगर आपको सच्चा लोकतंत्र स्थापित करना है तो आपस में क्या करना पड़ेगा? मिलजुल कर रहना पड़ेगा। अगर मिलजुल कर रहते हैं तब तो बहुत अच्छा, अगर मिलजुल कर नहीं रहते हैं तो स्थिति क्या हो जाएगी? खराब। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने अनेक वस्तुओं को आवश्यक माना है, जैसे बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए। अनेक अनेक कार्य में सबका जो भागीदारी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। अगर भागीदारी समान होगा तो लोग अच्छे से काम कर पाएंगे और समान रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। सबको अपनी रक्षा के लिए क्या सजग मतलब जागरूक होना चाहिए। तात्पर्य है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तब जाके हम लोग के साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होना चाहिए। तब जाके हम लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। मतलब तुझे कहा कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो एक लाइन में आंसर देना है। अगर सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? आपस में मिलजुल कर रहना पड़ेगा। कैसे? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह आपस में मिलजुल कर रहेंगे, तब जाके हम लोग क्या आपस में प्रेम और श्रद्धा का सम्मान रखना पड़ेगा। तब जाके हम लोग सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे, ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। आंसर आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। और ऐसे ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? देखिए
नॉर्मल प्रश्न जो कि बहुत बड़ा प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग अपने शब्द में भी दे सकते हैं। धर्म विभाजन और जाति प्रथा के पाठ का सारांश लिखिए। कहानी के अपने अपने भाव में लिखना ही क्या कहलाता है, सारांश। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, आप चाहो तो नोट बना सकते हो। और इसी तरह से थोड़ा बड़ा ही लिखना है, लगभग 150 शब्द में लिखना है, तब जाके आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ये आपके 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको अच्छे से नोट करिएगा। कहते हैं आज के युग में जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना का मतलब होता है उपहास। क्या है? उपहास। याद रखिएगा, विडंबना का अर्थ पूछेगा तो क्या बताना है? उपहास। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा क्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे भूल जाते हैं कि क्रम विभाजन क्रमिक विभाजन नहीं है। क्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग का आवश्यकता है, क्रमिक विभाजन नहीं है। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन और इससे ऊंच नीच का भेदभाव करता है। कहते हैं कि ये जो क्रम विभाजन है ऊंच नीच का क्या करता है? भेदभाव उत्पन्न करते हैं आपस में, ऊंच नीच का करार देती है। कोई छोटे जाति से है तो वो छोटा काम करेगा, कोई बड़े जाति से है तो वो बड़ा काम करेगा। इस प्रकार से क्या करता है? भेदभाव उत्पन्न कर देता है जाति प्रथा। ऐसे में लोगों को बच के रहना चाहिए। आगे देखिए, कहते हैं कि वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य के जन्मना मतलब जन्म के पेशा की थोप दी जाती है। कहते हैं मनुष्य की जो है ना पेशा रुचि पर आधारित होता है, हम वह रुचि से कोई काम कर सकते हैं। जबकि जाति प्रथा मनुष्य को जब जन्म होता है तो उसी समय से उसको थोप दिया जाता है कि आप यही काम कर सकते हैं। मनुष्य को रुचि और रुचि इसमें कोई मायने नहीं रखता है। कहते हैं कि ये जो है जाति प्रथा, इसमें मनुष्य की रुचि हो या नहीं हो इसमें कोई मायने नहीं रखता है, आपको वह काम करना ही पड़ेगा। इस प्रकार की स्थिति इसमें आ जाती है। कहते हैं ऐसी हालत में व्यक्ति को अपना ढंग से काम करता है, न कुशलता आती है और न श्रेष्ठ उत्पादन होता है, क्योंकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है। अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूंकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। जाति प्रथा इसलिए एक दोष बन के आज उभर रही है, क्योंकि इसमें काम जो हमारा पेशा है उसको बदलने की आज़ादी नहीं दिया गया है, जो कि विश्व के किसी भी संविधान में ऐसा नहीं है कि आप अपनी आज़ादी से कोई काम नहीं कर सकते हैं। और लेकिन अभी आधुनिक समय में 2024-25 जो चल रहा है, ये समय में हम लोग को इतना आज़ादी तो है कि अपने रुचि के अनुसार काम कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं दिया गया था कि अपने इच्छा अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। और खास करके आप अगर हिंदी भाषी के लोग हैं, हिंदू हैं, तो आपको काम नहीं दिया जाएगा, आप जिस कास्ट के हैं वही काम कर सकते हैं। इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न उत्पीड़न यहाँ उत्पीड़न होगा, उत्पीड़न और बेरोजगारी को जन्म देती है। पूछेगा कि ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो उत्पीड़न और बेरोजगारी को जन्म देती है, तो याद रखिएगा जाति प्रथा। भारत की गरीबी और बेरोजगारी में मूल जाति प्रथा ही है। अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। ऐसा अगर स्थिति है तो हमारा आदर्श समाज का निर्माण हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। आदर्श समाज में बहुविध हितों का सबका भाग होता है, जिसमें आवाज संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिल मिलकर रहते हैं, इसी का नाम क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। और इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जाके एंड हो जाता है। इस प्रकार से आप अगर पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एक दिन में आप क्या कर सकते हैं? बेहतरीन स्कोर कर सकते हैं। बार बार रिवीजन करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भाई। इस प्रकार से हमने आज इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। और पूछेगा तो इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था भाई? फर्स्ट चैप्टर का नाम था श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक का नाम पूछेगा तो याद रखें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और अगला क्वेश्चन पूछेगा इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में। तो महू मध्य प्रदेश में, याद है? मध्य प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1891 में, 1891 में है। और मृत्यु पूछेगा कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दिल्ली में। मृत्यु कहाँ हुआ था? दिल्ली में। और ये 1956 में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है ना, ऐसे करके आपको याद रखना है। और 3 व्यक्ति को अपने प्रेरणा का स्रोत मांगते थे। कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध 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 कबीर कबीर और ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा ज्योतिबा फुले। क्या मांगते थे उसको? ये अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते थे, ज्योतिबा फुले उनको प्रेरणा का स्रोत मानते थे। इस प्रकार से आप अगर पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो आज आपका चैप्टर क्या हो गया? द एंड हो गया। द एंड आपका चैप्टर हो गया। इस प्रकार से आप पढ़िएगा तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। फुल में क्या आ जाएगा? फुल में फुल आपका मार्क्स हो जाएगा, फुल में फुल आएगा। ठीक है। टोटल में टोटल 100 आउट 100 आप मार सकते हैं। अगर 100 आउट 100 मारना है तो आप ये इस चैनल पे जो टेस्ट लिया जाएगा उस टेस्ट को आप मत छोड़िएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स अगर आपको लेना है तो नोट्स लेने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमको नोट्स चाहिए सर हर चैप्टर को। अगर एकदम हैंड रिटेन नोट्स चाहिए या पीडीएफ वाला नोट्स चाहिए, आप कोई भी नोट्स चाहिए तो आप नोट्स मंगा सकते हैं। या तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर को नोट कर लीजिए, 62 021 41
572 इस पे आपको सेंड कर दिया जाएगा। व्हाट्सएप बना लीजिए, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप आप बना के आप बोलिए कि सर हमको नोट्स चाहिए इस चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, हिंदी ग्रामर हो, फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट का नोट चाहिए तो इस पे आप मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।